क्लास हम चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट बॉटनी सेक्शन के दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लांट मूवमेंट और प्लांट सपोर्ट। आज हम इसका तीसरा टॉपिक स्टार्ट करें जो भी सपोर्ट से ही रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल मैं इसे सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। देखिए, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ ये मैंने आपको चैप्टर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर ही क्लियर कर दिया था कि अगर प्लांट की लेंथ बढ़ती है, मीन्स अगर प्लांट की हाइट बढ़ रही है तो इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और अगर प्लांट की डायमीटर बढ़ रहा है, मीन्स उसकी थिकनेस बढ़ रही है, सो आप उसे किसका नाम दे रहे होते हैं? आप उसे सेकेंडरी ग्रोथ का नाम दे रहे होते हैं। अब जाहिर है जब प्राइमरी ग्रोथ होगी तो प्राइमरी टिश्यूज बनेंगे, और जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी टिश्यूज बनेंगे। सो पहले हम ये देख लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो इसका फायदा क्या हो रहा है प्लांट की बॉडी को। देखें, ग्रोथ कोई सी भी हो, पहली बात तो आपके पास जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सो ग्रोथ की वजह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। अब वो सेल्स में सेल्स बढ़ेंगे, फिर ऐसा ऐसा जाहिर है वो टिश्यूज भी बढ़ेंगे, और टिश्यूज सब तरह के बढ़ेंगे, मैकेनिकल टिश्यूज भी बढ़ेंगे, सपोर्टिव टिश्यू भी बढ़ेंगे, कंडक्टिंग टिश्यूज भी बढ़ेंगे। जितनी भी टाइप के टिश्यूज हैं, जब ग्रोथ होगी तो वो सारी टिश्यूज जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है, जो भी मेरिस्टेमेटिक कैटेगरी के अंदर आ रहा है। So in plant during secondary growth, new conducting and mechanical tissues are formed. कंडक्टिंग टिश्यूज हम ऐसे टिश्यूज को कह रहे हैं जो कि किसी न किसी चीज की ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, मतलब एक चीज को दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। और मैकेनिकल टिश्यूज वो होते हैं जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं मेनली। अच्छा देखिए, अब अगर आपके पास कंडक्टिंग टिश्यूज होंगे, कुछ आपके पास पहले से हैं और कुछ अब आपके पास अब बन चुके हैं, इसका मतलब पहले के मुकाबले में जब ग्रोथ हो गई है तो आपके पास कंडक्टिंग टिश्यूज ज्यादा हैं। सो अगर वाटर कंडक्ट करना था तो पहले वाटर को कंडक्ट करने के लिए सेल कम थे, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के बाद नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, तो इसका मतलब वाटर अब ज्यादा अच्छे से कंडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर प्राइमरी जाइलम था, अब प्राइमरी जाइलम भी है, अब सेकेंडरी जाइलम भी है। सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जो जाइलम बनता है उसे हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं ना, ठीक है। तो जब सेकेंडरी जाइलम भी है, प्राइमरी जाइलम भी है, अब जाहिर है वाटर और मिनरल्स ज्यादा कंडक्ट होंगे। पहले आपके पास सिर्फ प्राइमरी फ्लोएम था, अब आपके पास प्राइमरी फ्लोएम भी है, आपके पास सेकेंडरी फ्लोएम भी है, तो फूड भी अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा। तो जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो कंडक्टिंग सेल्स भी बनेंगे, और जब कंडक्टिंग सेल्स भी बनेंगे तो कंडक्शन भी पहले के मुकाबले में अच्छी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल बहुत अच्छे से फ्लो करेगा। द प्लांट बॉडी कैन गेट मोर वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। मैकेनिकल टिश्यूज के ऊपर आ जाए, जिस तरह से कंडक्टिंग टिश्यूज और बन रहे थे तो सपोर्टिव टिश्यूज भी और फॉर्म हो रहे होंगे। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। सिंपल। उसके बाद आ जाइए, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है। पैरेन्काइमा सेल्स आपके पास और बनेंगे, ठीक है, और क्योंकि बनते पैरेन्काइमा ही हैं तो हम सिर्फ पैरेन्काइमा को ही कह रहे हैं। फिर यही पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा में कन्वर्ट होंगे, और फिर कॉलेनकाइमा स्केलेनकाइमा में कन्वर्ट होंगे। वो पूरा पाथवे तो आपको याद है। सो जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल्स बन रहे होंगे। पैरेन्काइमा का मतलब न्यूली बॉर्न सेल्स। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाइए कैलस के ऊपर। कैलस क्या होता है? देखिए, अगर कहीं पे इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए ह्यूमन बीइंग एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फिंगर का जो थोड़ा सा पार्ट है वो कट हो गया, आपकी फिंगर जो है वो कट हो गई, पूरी कट के अलग हो चुकी है, ठीक है, आपकी फिंगर कट के अलग हो गई है। तो आप देखेंगे कि वो फिंगर तो दोबारा नहीं आएगी, लेकिन वहां पे एक सेल का गुच्छा बन जाएगा, ठीक है, हल्की सी ग्रोथ होगी और सेल का एक गुच्छा बन जाएगा। उसे हम कहते हैं कैलेक्स। इसका मतलब जब भी वुंड होता है, जब भी इंजरी होती है, इंजरी के बाद जो सेल्स आते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स आते हैं, उसे हम कैलस कहते हैं, ठीक है। और इंजरी के बाद जो भी सेल्स आते हैं वो आप यही देखते हैं कि वो थोड़े से ब्रॉड होते हैं, वो थोड़े से बाहर की तरफ होते हैं। जब भी इंजरी, फॉर एग्जांपल आप देख लें, आपको आपकी बॉडी में कहीं ब्लेड लगी है और ब्लेड की वजह से आपकी बॉडी में जो है वो स्कार बन रहा है, खुरन बन रहा है, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे जो भी सेल्स हैं वो एक लेवल पे होंगे, लेकिन जैसे ही खुरन आएगा तो आप देखेंगे कि हल्के से सेल जो है वो आपकी स्किन से ऊपर है। इसका मतलब आपके हाथ का उस जगह से डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। तो जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स नए बनते हैं इंजरी के बाद, तो वो डायमीटर वाइज बन रहे होते हैं, मींस के वो सराउंडिंग पे बन रहे होते हैं, इनसाइड पे नहीं बन रहे होते, क्योंकि सराउंडिंग पे बन रहे हैं इस वजह से डायमीटर बढ़ेगा, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ही ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं इंजरी के बाद। तो अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो कभी भी इंजरी रिकवर नहीं हो सकती। फिर आ जाइए ग्राफ्टिंग के बाद कैम्बियम। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम कैम्बियम को कहते क्या हैं। यहाँ पे कैम्बियम का वर्ड आ रहा है ना, द कैम्बियम फॉर्म्स कैलस अराउंड द वुंड। वुंड हम जख्म को कहते हैं। सो कैलस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर रैपिडली फॉर्म्ड बिलो द डैमेज सरफेस ऑफ द स्टेम एंड रूट। वो कह रहा है कि स्टेम और रूट जब डैमेज हो जाएगी तो वहां पे आपके पास जो सेल्स बनेंगे उसे हम
कैलस कहते हैं। कैम्बियम मैं आपको पढ़ाऊंगा, कैम्बियम एक रिंग होती है। इसके अगला जो पार्ट मैं आपको शेयर करूंगा उसमें हम कैम्बियम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ग्राफ्टिंग क्या होती है? देखिए, ग्राफ्टिंग को अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में हम इसे कलम लगाना कहते हैं। मैं आपको ग्राफ्टिंग जो है वो डायग्राम से समझा देता हूँ। ये देखिए, आपने क्या करा, ये पहले वाली डायग्राम पे आ जाइए। आपने सबसे पहले ट्री को कट करना है, ठीक है। ट्री को कट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें एक दूसरा प्लांट लेके उसकी स्टेम को कट करके, और ये आपने बीच से चीरे लगा के ब्लेड से, और आपने उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक ट्री लेना है, उस ट्री को आपने कट कर देना है। कट करने के बाद आप उसमें वी शेप का एक और कट लगाएंगे सेंटर के अंदर। ज्यादातर सेंटर में लगाते हैं ताकि सपोर्ट अच्छी हो, वरना हम कॉर्नर पे भी लगा सकते हैं। ग्राफ्टिंग बहुत सारी टाइप्स की होती है, नेट पे आप सर्च करेंगे बहुत सारी टाइप्स की आ जाएंगी। आपने कट करना है, कट करने के बाद आपने वी शेप एक कट लगाना है, जैसे इन्होंने देखें वी शेप कट लगाया। फिर आपने क्या करना है, आपने एक स्टेम लेनी है किसी और प्लांट की। आप उसे क्या करेंगे, आप उसके दोनों साइड्स को जो है वो फ्लैट कर लेंगे। कैसे फ्लैट करेंगे, आप नाइफ उसके दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे, जैसे आप पेंसिल को शॉर्प करते हैं ना। पेंसिल को अगर हम शॉर्प करें नाइफ से, तो पहले कभी अगर हमारे पास शार्पनर नहीं होता था तो शार्पनर, तो फिर हम नाइफ से भी कर देते थे। तो जब आप नाइफ से कट करेंगे ना तो उसके एंड जो है वो फ्लैट हो जाएंगे बिल्कुल। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने स्टेम लेके देखें उसे दोनों तरफ से देखें। यहाँ तो आपको स्टेम नजर आ रही है पूरी, लेकिन यहाँ से हमने इसे छील दिए, ठीक है। तो आप जो जो पहला वाला ट्री है ना, उसमें आपने क्या करना है, वी शेप पे कट लगाना है, और जो आप स्टेम उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं उसको आपने इसके शेप के जैसा बनाना है। मतलब आपने इसको क्या कह रहे हैं आप, ये कह लीजिए कि आपने एंड जो है वो टेम्पर कर दिए हैं। मतलब आपने उसकी वो एक नोक की तरह बना दिया है ताकि वो उसमें आसानी से फिट हो जाए। अच्छा, इस फिटिंग के बाद आप क्या करते हैं, इसके ऊपर एक धागा लपेट देते हैं, एक रोप लपेट देते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं रबर लपेट देते हैं, या फिर कुछ नर्सरीज होती हैं जो कि कपड़ा लपेट देती हैं ताकि इसकी सपोर्ट बनी रहे, ठीक है, इस तरह से। और जब हम ये देखते हैं ना कि जब हम इस पट्टी को खोलते हैं, तो इस पट्टी को खोलने के बाद हमें ये क्लियरली नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ जो है ना वो सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे नए नए सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं आसपास, जिसकी वजह से जो है ये ज्वाइंट हो जाता है। यहाँ पे ना आसपास बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, और इस सेल्स की वजह से वो एक स्टेम दूसरी स्टेम से कनेक्ट हो जाती है। सो देखें, यहाँ आप देखते हैं कि प्लांट का डायमीटर कम था, लेकिन देखें यहाँ आके बढ़ गया। ये सेकेंडरी ग्रोथ है, फिर कम हो गया। सो जहाँ पे अटैचमेंट हुई है वहां पे आपको सेल्स बाहर की तरफ नजर आएंगे, ठीक है, डायमीटर इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ है। इस पूरे मैकेनिज्म को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा इंसिजन की, चीरे लगाया। चीरे लगाने के बाद उन्होंने किसी और स्टेम को इंक्लूड किया। स्टेम को इंक्लूड करने के बाद देखें उसके ऊपर उन्होंने एक रबर जो है वो अप्लाई कर दी ताकि वो सपोर्ट जो है वो बनी रहे। सो किसी स्टेम के अंदर किसी दूसरी स्टेम को इंक्लूड कर देना, ये प्रोसेस कहलाती है ग्राफ्टिंग की। अब ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं क्यों नहीं करते, ये एक बहुत अलग टॉपिक है। कभी कभी हमें क्रॉस चाहिए होता है, हम इसलिए ग्राफ्टिंग करते हैं। वरना अगर हम रोज प्लांट लगा रहे हो तो रोज प्लांट ऐसे नहीं लगता, बहुत आराम से नहीं लगता। रोज प्लांट के लिए हमें कलम लगानी पड़ती है। तो ग्राफ्टिंग रोज कुछ प्लांट जैसे होते हैं जिसे हमें लगाने के लिए पहली दफा हमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको एक बहुत आसान सा टॉपिक था और एग्जाम के अंदर भी आता है, आपने इसे अच्छे से याद करना है। फिर आ जाइए सेकंड टॉपिक में, एनुअल रिंग्स। अच्छा देखें, अगर आपने कभी वुड देखी हो तो आपने अगर वुड का एक ब्लॉक देखा हो, मीन्स शायद हम उर्दू में अगर उसे मुड्डी कह लें। अगर आपके घर में कुर्बानी हुई है कभी तो मुड्डी के ऊपर गोश्त कटता है, वो एक लकड़ी का ही गुटका है ना, वो एक लकड़ी का ही आपने एक सर्कुलर डिस्क काटी हुई है। उसके ऊपर आप देखे होंगे कि आपको बहुत सारे रिंग्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। उस रिंग से आप क्या डिटेक्ट करते हैं, उस रिंग से आप प्लांट की एज डिटेक्ट करते हैं। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक साल के अंदर एक रिंग फॉर्म हो जाती है। अगर आपने ट्री काटा, ट्री काटने के बाद जब आप उसका स्लाइस ले रहे हैं ना, अगर उसके स्लाइस के अंदर आपको 3 रिंग नजर आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके पास जो ट्री आई है, जो सैंपल आया है, उसकी एज जो है वो 3 ईयर्स है। एक पूरे साल के अंदर पूरी एक रिंग फॉर्म हो जाती है।
तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, द प्लांट ऑफ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट हम कहते हैं नॉर्मल ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा कोल्ड हो, मतलब ना बर्फ पड़ रही हो, और ना ही बहुत ज्यादा हॉट टेम्परेचर हो जैसे रेगिस्तान का होता है। सो टेम्परेट रीजन ऐसे इलाकों को कहते हैं जहाँ पे आपके पास टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है, ना बहुत कम होता है ना बहुत ज्यादा होता है। मतलब सर्दी पड़ेगी लेकिन बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी, गर्मियां पड़ेंगी लेकिन बहुत ज्यादा गर्मियां नहीं पड़ेंगी जैसे रेगिस्तान में होता है। सो द प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन, इसका मतलब हम एक नॉर्मल एरिया की बात करें, जैसे अभी हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, कराची की बात कर लेते हैं। सो द प्लांट्स ऑफ टेम्परेट रीजन एक्यूमुलेट सेकेंडरी जाइलम। जब ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी जाइलम भी बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी बनेगा, इन ईच फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक लेयर आप किसे कहते हैं कि अगर एक लेयर आपके पास सर्कुलर है तो हम उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लेयर। वो कह रहे हैं कि एवरी ईयर, वही जो बात मैंने आपको बताई थी, इन्होंने बहुत तकलीफ से यहाँ पे बताई है कि हर एक साल के बाद ऐसे प्लांट्स जो कि नॉर्मल एरिया में ग्रो करते हैं उनकी बॉडी में सेकेंडरी जाइलम एक लेयर फॉर्म कर देती है, और वो लेयर जो है वो सर्कुलर होती है, और हर साल ये काम हो रहा होता है, जिसे हम कहते हैं एनुअल रिंग। इसका नाम ही हमने एनुअल रिंग इसलिए लिखा है क्योंकि हर साल में एक रिंग बन रही होती है। अब इस रिंग के अंदर असल में ये रिंग जो है ना आपके पास डबल लेयर होती है, सिंगल लेयर नहीं होती, डबल लेयर होती है। एक लेयर आपके पास बनती है समर से लेके वुड के सीजन में। भाई देखें, सॉरी, समर से लेके स्प्रिंग के सीजन में। आपको पता है वेदर के 4 सीजन हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये तो आपको पता ही है। सो कुछ रिंग्स होती हैं जो कि आपके पास स्प्रिंग और समर के अंदर बन रही होती हैं, ठीक है, मतलब स्प्रिंग से स्टार्ट होती हैं समर तक जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि विंटर से स्टार्ट होती हैं और ऑटम तक जाती हैं। अब मैकेनिज्म को पुराना रिपीट कीजिए, मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया है होम्योसिस के अंदर। देखिए स्प्रिंग का सीजन जो होता है उसे हम उर्दू में बाहर का सीजन कहते हैं, उसमें प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से खिल जाते हैं, वो बहुत ही सूटेबल वेदर होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसी तरह से समर के अंदर भी ग्रोथ हो रही होती है, समर सीजन के अंदर भी ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन विंटर पे आ जाइए, मैंने आपको पढ़ाया था कि विंटर के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन रुक जाती है, सेल के अंदर कोई मटेरियल इंटर नहीं हो सकता, सेल से बाहर कुछ नहीं जा सकता, बस सेल और न्यूक्लियस के दरमियानी ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जो भी विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन में बिल्कुल ग्रोथ जो है वो शट ऑफ हो जाती है, क्योंकि मटीरियल ही एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। बस इंटरनली सेल वर्क कर रहा होता है लेकिन सेल के बाहर कुछ काम नहीं हो रहा होता, सेल फ्रीज होने के ऊपर होता है। तो सेल यही कोशिश करता है कि बस वो सेल फंक्शनिंग में रहे, और जब सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तब वो मल्टीप्लाई होगा। और ऑटम में भी आपको पता है कि ऑटम एक बिल्कुल भी सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है, ऑटम के अंदर तो लीव्स वगैरह सब कुछ शट ऑफ हो रहा होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि एक प्लांट स्प्रिंग सीजन के अंदर और समर सीजन के अंदर एक बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है, तो रिंग भी बहुत अच्छी बनेगी और रिंग जल्दी बनेगी। दूसरी बात, विंटर सीजन और ऑटम सीजन के अंदर जो आपके पास रिंग बनेगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। और रिंग जाहिर है बनेगी भी छोटी सी। अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए, ये अगर आप देखें लाइट पोर्शन तो देख रहे हैं आपको थिक नजर आ रहा है, ये ज्यादा नजर आ रहा है, ये समर वुड है और स्प्रिंग वुड है, ठीक है। जबकि देखें छोटा सा ब्राउन कलर का पोर्शन है, ये आपके पास क्या खिला रहा है, विंटर वुड खिला रहा है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, एक आपको लाइट कलर का नजर आ रहा है, एक आपको डार्क कलर का नजर आ रहा है। इसकी सिंपल सी रीजन ये है, एग्जाम में तो वो आपसे नहीं पूछेगा लेकिन वैसे ही मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देखिए समर के अंदर और स्प्रिंग सीजन के अंदर सेल्स की डेथ बहुत कम होती है क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला होता है ग्रोथ करने के लिए। जबकि विंटर सीजन के अंदर और ऑटम सीजन के अंदर मटेरियल सरवाइव नहीं कर पाते, सेल सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए सेल की डेथ हो जाती है। अब याद रखिएगा कि लकड़ी जब भी आपको डार्क कलर की नजर आ रही है तो समझ लीजिएगा उसके सेल्स जो हैं वो डेड हैं, और अगर लकड़ी आपको लाइट कलर की नजर आ रही है तो समझ लीजिएगा ये ट्री आपने जब काटी थी जब उसके सेल्स जो हैं वो अलाइव थे, ठीक है। तो इसका मतलब जहां पे भी लाइट कलर है वहां पे जो ट्रीज के सेल्स हैं वो बिल्कुल लाइट हैं, और जहां भी डार्क कलर है वहां पे जो ट्रीज के सेल्स हैं वो डेड हो चुके हैं, ठीक है। तो विंटर और ऑटम के अंदर क्योंकि ग्रोथ नहीं हो पाती, सेल्स डेथ हो जाती है सेल्स की, लेकिन समर और स्प्रिंग सीजन के अंदर बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, तो वो अलाइव ही रहते हैं। तो ये आपको क्लियरली सीन हो रहा है। और यहाँ पे मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू भी आपको दिखा दिया, ये देखें इसके अंदर जो वेसल्स हैं वो लार्ज होती हैं, सेल्स लार्ज नजर आ रहे हैं, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए सर्दी है ना, जब सर्दी है, विंटर कम है, आपको पता है कि सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा, सेल की श्रिंक होना शुरू हो जाएगा।
जबकि विंटर के अंदर आपको पता है टेम्परेचर की वजह से कोई भी चीज़ एक्सपेंड होती है। खैर मैंने इतना ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना। इसके बाद मैंने नोट्स के अंदर एक पैराग्राफ भी लिखा है, वो पैराग्राफ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं ठीक है, आप उसे नहीं पढ़ना चाहते तो भी ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बुक में भी इंक्लूड नहीं है, वो मैंने वैसे ही इंक्लूड कर दिया था बस।